हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा कि सीटेट में ईवीएस का पेपर कैसा आता है। तो पेपर आपका इसी तरह आता है जैसा आप प्रश्नों को 4 ऑप्शन के साथ देख रहे हैं। दोस्तों, सीटेट टेट से थोड़ा सा अलग होता है। तो दोस्तों, इसमें क्या होता है कि पेडागॉजिकल कॉन्सेप्ट भी पूछा जाता है। तो पहले मॉक टेस्ट में आप सभी का दिल से, हृदय से वंदन, अभिनंदन। अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी ही महत्वपूर्ण वीडियो आप सब तक पहुंचती रहे। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की क्लास। पहला प्रश्न है, बच्चों के लिए सीखने के अवसर प्रदान करने के लिए आप इनमें से क्या नहीं करेंगे। दोस्तों, बच्चों को जब आप सिखा रहे हैं, उनको सीखने का अवसर दे रहे हैं, तो आप इन 4 ऑप्शनों में से क्या नहीं करेंगे वो आपको बताना है। तो आपका ऑप्शन है, बच्चों को समस्या सुलझाने के लिए प्रेरित करेंगे, उनकी अवधारणात्मक संरचना को स्पष्ट करने में मदद करेंगे, उन्हें सुझाव व संकेत देंगे जिससे वे नया ज्ञान सीखें, उन्हें सही उत्तर अच्छी तरह समझा देंगे। दोस्तों, आप एक ट्रिक जरूर याद रखिए पेडागॉजी को सॉल्व करने के लिए। अगर आपका प्रश्न पॉजिटिव में पूछ रहा है तो आपको पॉजिटिव ही उत्तर देना है। अगर आपका प्रश्न निगेटिव पूछ रहा है तो आपको निगेटिव में ही उत्तर देना है। तो यहाँ पर आपसे प्रश्न निगेटिव पूछ रहा है कि आप इनमें से क्या नहीं करेंगे अगर आप बच्चों को सीखने का अवसर प्रदान कर रहे हैं। अगर दोस्तों आप डी ऑप्शन को देखेंगे तो उन्हें सही उत्तर अच्छी तरह समझा देंगे, यही आपका सही हो जाएगा। अर्थात डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा कि यही आपको नहीं करना है। और बाकी दोस्तों, अगर आप ए ऑप्शन को देखेंगे तो यहाँ पर प्रेरित, और बी ऑप्शन में मदद, और सी ऑप्शन में नया ज्ञान, तो ये सभी चीज़ें आपकी पॉजिटिव हो जाएंगी। डी ऑप्शन आपका निगेटिव हो जाएगा। उन्हें उत्तर सही तरह से समझा देंगे। समझाना एक प्रकार से रटवाना हो जाता है, इसलिए आपको ये नहीं करना है। दूसरा प्रश्न है, बच्चों को समाजीकरण का पहला पाठ कहाँ से प्राप्त होता है। आपके ऑप्शन है, परिवार से, विद्यालय से, धार्मिक केंद्र से, सांस्कृतिक केंद्र से। दोस्तों, बच्चों का समाजीकरण का पहला पाठ जो प्राप्त होता है वो होता है परिवार से। आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर दोस्तों प्रथम गुरु की बात की जाए तो घर में प्रथम गुरु माँ होती है, माँ से बच्चे सीखते हैं। तो इसलिए समाजीकरण का पहला पाठ बच्चा अपने परिवार से ही सीखता है। तीसरा प्रश्न है, अर्थशास्त्र की मूलभूत अवधारणाओं की समझ विकसित की जा सकती है। दोस्तों, अगर बच्चों को समझाना है अर्थशास्त्र की मूलभूत अवधारणा को, तो उनमें कैसे विकसित की जा सकती है, कैसे उनको समझाया जा सकता है, क्या करके। तो दोस्तों, यहाँ पर ऑप्शन है, आपको बताना है कि इसमें से क्या सही है। पहला ऑप्शन है, बाजार के रोल प्ले का आयोजन करवाकर, बैंक पोस्ट ऑफिस का भ्रमण करवाकर, मूल्य जैवीय अमूर्त धारणा को उदाहरणों द्वारा व्यक्त करके, उपरोक्त सभी। दोस्तों, अगर आपको बच्चों को अर्थशास्त्र के बारे में बताना है कि महंगाई है अगर देश में तो किस कारण है, पेट्रोल के दाम, गैस के दाम अगर बढ़ रहे हैं तो उसका रीजन क्या है, तो इस प्रकार से अगर आपको समझाना है तो क्या करना है। तो यहाँ पर दोस्तों आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। आप बच्चों को अर्थशास्त्र की मूलभूत अवधारणा को समझा सकते हैं, विकसित कर सकते हैं। आप बाजार के रोल प्ले का आयोजन करवाकर विकसित कर सकते हैं। बैंक पोस्ट ऑफिस का भ्रमण करवाकर बैंक में आप ले जाकर दिखा सकते हैं। अमूर्त धारणा को उदाहरणों द्वारा व्यक्त करके भी आप अर्थशास्त्र की मूलभूत अवधारणा की समझ को विकसित कर सकते हैं। चौथा प्रश्न है, रेड डाटा बुक में सम्मिलित है। दोस्तों, अगर रेड डाटा बुक की बात की जाए कि इसमें क्या सम्मिलित है, आपके ऑप्शन है, विलुप्त हो रहे जीव, सुभेद्य जीव, आपत्तिग्रस्त जीव, इनमें से सभी। तो दोस्तों, अगर देखा जाए रेड डाटा बुक को, तो ये संबंधित है आपके विलुप्त हो रहे जीवों से।
आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों, रेड डाटा बुक जारी कौन करता है, ये भी आपको जानना आवश्यक है। रेड डाटा बुक जारी करता है IUCN। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, तो इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन नेचर। और दोस्तों, अगर इसके मुख्यालय की अगर बात की जाए तो इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड में है। अगर ICUN की स्थापना की बात की जाए तो इसकी स्थापना 1948 में हुई। पांचवा प्रश्न है, एक छोटे से पेड़ या झाड़ी की शाखा से लटकने वाला घोंसला बनाने वाला पक्षी है। दोस्तों, वह कौन सा पक्षी है जो छोटे से पेड़ या झाड़ी की शाखा से लटकता हुआ घोंसला बनाता है? तो आपके ऑप्शन हैं सूर्य पक्षी यानी शक्करखोरा, कौवा, बारबेट, भारतीय राबिन यानी कलचिड़ी। तो दोस्तों, अगर आप देखेंगे तो पेड़ से झाड़ियों से लटकने वाला घोंसला जो बनाता है पक्षी, वह है आपका शक्करखोरा यानी सूर्य पक्षी। आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। और वहीं पर अगर कौवा की बात करें तो कौवा सबसे ऊंची डाली पर अपना घोंसला बनाता है और बड़ा ही चालाक पक्षी होता है। अगला प्रश्न है, सामाजिक वानिकी का उद्देश्य है। दोस्तों, सामाजिक वानिकी का उद्देश्य क्या है? आपके ऑप्शन है पर्यावरणीय, सामाजिक व ग्रामीण विकास में मदद के उद्देश्य से वनों का प्रबंध, ग्रामीण क्षेत्रों में चकबंदी, वन्य प्राणियों का संरक्षण, चारागाहों का विकास। तो दोस्तों, आपको बताना है इसमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो दोस्तों, एक ट्रिक आप याद रखिए, आपको ज़रूर से ज़रूर हेल्प मिलेगी कि अगर आपको कोई प्रश्न का उत्तर न आ रहा हो तो आप ये देखिए कि सबसे बड़ा ऑप्शन क्या है। सबसे बड़ा ऑप्शन और पॉजिटिव ऑप्शन को ही आप चूज करिए यानी टिक करिए। तो दोस्तों, यहाँ पर आप देखेंगे तो पर्यावरणीय, सामाजिक व ग्रामीण विकास में मदद के उद्देश्य से वनों का प्रबंध, यही आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। सामाजिक वानिकी का उद्देश्य यही है, तो आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। सातवां प्रश्न है, वायुमंडल की सबसे निचली परत कहलाती है। आपके ऑप्शन है क्षोभ मंडल, समताप मंडल, आयन मंडल, ओजोन मंडल। तो दोस्तों, वायुमंडल की सबसे निचली परत कहलाती है आपका क्षोभ मंडल। आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। इसको इंग्लिश में कहते हैं ट्रोपोस्फियर। दोस्तों, वायुमंडल में कुल 5 परतें पाई जाती है और क्षोभ मंडल में ही आपका बादल बनता है, आंधी आती है, तूफान, बारिश, ये सभी चीज़ें आपको देखने को मिल जाती हैं। आठवां प्रश्न है, शारदा एक्ट का संबंध निम्न में से किससे है? आपके ऑप्शन है बाल विवाह, बालाश्रम, दहेज प्रथा, अनिवार्य शिक्षा। तो दोस्तों, अगर शारदा एक्ट की बात की जाए तो यह बाल विवाह से संबंधित था। आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। इसका संबंध, शारदा एक्ट का संबंध बाल विवाह से है। शारदा एक्ट में क्या था वो भी आपको जानना जरूरी है कि शारदा एक्ट में ये था कि लड़कियों के विवाह की आयु 14 वर्ष और लड़कों के विवाह की आयु 18 वर्ष तय की गई थी, जिसको बदलकर बाद में लड़कियों की आयु 18 वर्ष और लड़कों के लिए 21 वर्ष कर दिया गया। अगला प्रश्न है, अपनी गर्दन को झटके से पीछे आगे कर सकने वाला पक्षी कौन है? दोस्तों, जो पक्षी अपनी गर्दन झटके से आगे पीछे कर लेता है वह पक्षी कौन है? आपके ऑप्शन है कबूतर, तोता, उल्लू, मैना। तो गर्दन अपनी झटके से आगे पीछे कर लेने वाला पक्षी जो होता है वह मैना होता है। आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। मैना को अलग अलग जगहों पर अलग अलग नामों से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, प्रोटीन का सर्वोत्कृष्ट स्रोत है। ऑप्शन है दूध, मांस, सोयाबीन, अंडा। तो दोस्तों, प्रोटीन का सर्वोत्कृष्ट स्रोत जो है वो सोयाबीन है। आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। मूंगफली में भी प्रोटीन पाया जाता है। और अगर दोस्तों सोया स्टेट की बात की जाए तो सोया स्टेट किसे कहा जाता है? तो सोया स्टेट कहा जाता है आपका मध्य प्रदेश को। 11वां प्रश्न है, ऊर्जा का पिरामिड होता है। आपके ऑप्शन है सीधा, अनियमित, उल्टा, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, ऊर्जा का पिरामिड होता है वह होता है सीधा। आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा।
ऊर्जा हमेशा सतत चलती है। ऊर्जा प्राथमिक उत्पादक से लेकर उपभोक्ता तक इसी तरह से चलता रहता है। अगर दोस्तों क्वेश्चन में पूछ लिया जाए कि ऊर्जा का 10% का नियम किसने दिया है, तो ऊर्जा का 10% का नियम दिया है लिंडेमान ने। 12वां प्रश्न है, प्रकृति में ऑक्सीजन का प्रमुख स्रोत है। आपके ऑप्शन है समुद्री जल, पर्यावरण, वर्षा जल, हरे पौधे। तो दोस्तों प्रकृति में ऑक्सीजन का प्रमुख स्रोत जो है वह हरे पौधे हैं। आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों हरे पौधे जो हैं वह ऑक्सीजन को देते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं, तो इसलिए हमें वो O2 देते हैं और CO2 लेते हैं, इसलिए वह ऑक्सीजन का प्रमुख स्रोत हैं। और दोस्तों मध्य प्रदेश में क्षेत्रफल के अनुसार सबसे ज़्यादा वन पाए जाते हैं। 13वां प्रश्न है, विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग है। आपके ऑप्शन है रिकेट्स, रतौंधी, स्कर्वी, क्वाशियोरकर। तो दोस्तों विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग जो है वह रतौंधी है। आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों विटामिन सी की अगर कमी हो जाती है तो स्कर्वी रोग हो जाता है। विटामिन डी की कमी हो जाती है तो रिकेट्स रोग हो जाता है, और विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग हो जाता है। लेकिन प्रोटीन की कमी से क्वाशियोरकर रोग हो जाता है। 14वां प्रश्न है, विश्रामावस्था में स्वस्थ व्यक्ति के हृदय की धड़कन प्रति मिनट होती है। दोस्तों जब एक व्यक्ति विश्राम कर रहा हो, स्वस्थ व्यक्ति हो, तो उसकी प्रति मिनट धड़कन क्या होती है? यदि दोस्तों स्वस्थ व्यक्ति विश्राम की अवस्था में है तो उसके हृदय की धड़कन प्रति मिनट होती है 72। आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। लेकिन दोस्तों सीढ़ी पर जब चढ़ता है तब धड़कन हृदय की बढ़ जाती है, दौड़ने पर भी हृदय की धड़कन बढ़ जाती है। तो अगर विश्राम की अवस्था में व्यक्ति है तो उसकी प्रति मिनट धड़कन जो होती है वह होती है 72। अगला प्रश्न है, ओजोन परत की मोटाई नापने की इकाई है। दोस्तों ओजोन परत की मोटाई नापने की इकाई क्या है? आपके ऑप्शन है डेसिबल, डाप्सन इकाई, पास्कल, वेबर। तो दोस्तों ओजोन परत की मोटाई नापने की जो इकाई है वह है डाप्सन इकाई। आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों अगर डेसिबल की बात करें तो डेसिबल साउंड के लिए, पास्कल की अगर बात करें तो पास्कल दाब के लिए प्रयोग किया जाता है। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। और वहीं पर दोस्तों ओजोन परत की बात आई है तो ओजोन दिवस को भी याद करना ज़रूरी है। ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। और ओजोन परत कहाँ पाई जाती है? ओजोन परत पाई जाती है आपका समताप मंडल में। तो ये भी फैक्ट आपको याद रखना है। 16वां प्रश्न है, वह पक्षी जो दिल्ली में सामान्य रूप से दिखाई देता था परंतु अब इस चिड़िया के बारे में जागरूकता बढ़ाने हेतु एक विशेष दिन मनाया जाता है क्योंकि शहरीकरण के कारण यह दुर्लभ हो गई है, वह चिड़िया है। दोस्तों नगरीकरण और शहरीकरण के द्वारा चिड़ियों का दिखाई देना दुर्लभ हो गया है। तो वह कौन सी चिड़िया है जो कि दुर्लभ हो गई है शहरीकरण के कारण? तो आपको बताना है। आपके ऑप्शन है मोर, कोयल, मैना, गौरैया। तो दोस्तों आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, गौरैया। गौरैया जो है वह शहरीकरण के कारण दुर्लभ हो गई है। और दोस्तों गौरैया दिवस की अगर बात की जाए तो हर साल गौरैया दिवस 20 मार्च को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, उस पक्षी का नाम जिसकी आंखें मानवों की तरह सामने की तरफ होती है। आपके ऑप्शन है चील, बाज, गिद्ध, उल्लू। उस पक्षी का नाम बताना है जिसकी आंखें मानव की तरह सामने की तरफ होती है। तो आपका दोस्तों डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, उल्लू। उल्लू की आंखें जो होती है वो मानव की भांति सामने की तरफ होती है। और उल्लू रात्रिचर प्राणी होता है, वो चीज़ों को काली सफ़ेद में देख सकता है। अगला प्रश्न है, 3 पक्षियों का वह समूह जो वस्तु हमें 2 मीटर की दूरी से दिखाई देती है उसे ये पक्षी 8 मीटर की दूरी से देख लेते हैं, तो वह कौन से पक्षी हैं? तो दोस्तों जो हम 2 मीटर की दूरी से देखते हैं
वो उन चीज़ों को 8 मीटर की दूरी से देख लेते हैं, तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा बी, बाज, चील, गिद्ध। ये तीनों पक्षी ऐसे पक्षी होते हैं दूर से ही कोई भी चीज देख लेते हैं। 19 नंबर प्रश्न है, पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं। तो पर्यावरण के अंतर्गत क्या आते हैं? आपके ऑप्शन हैं पेड़ पौधे, जीव जंतु, रिश्ते नाते, संस्कृति, मकान, सड़कें, पूजा स्थल या उपरोक्त सभी। तो दोस्तों पर्यावरण का अर्थ क्या होता है? पर्यावरण का अर्थ होता है परिधन आवरण, अर्थात चारों तरफ से घिरा हुआ। तो पर्यावरण के अंतर्गत आपके पेड़ पौधे, जीव जंतु भी आते हैं, रिश्ते नाते, संस्कृति भी आती है, मकान, सड़कें, पूजा स्थल भी आते हैं। तो इसलिए आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। 20वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा ईवीएस पाठ्य पुस्तक में पहेली और पजल को शामिल करने का उद्देश्य नहीं है? दोस्तों ये पेडागॉजी से प्रश्न पूछा गया है। तो दोस्तों कौन सा ईवीएस पाठ्य पुस्तक में पजल और पहेली को शामिल करने का उद्देश्य नहीं है? तो आपके ऑप्शन हैं छात्रों में आलोचनात्मक चिंतन क्षमता विकसित करना, छात्रों में तर्क क्षमता विकसित करना, छात्रों के मन को भ्रमित करना, छात्रों के मन को भ्रमित करना और उन्हें उस भ्रम का आनंद लेने देना। तो दोस्तों बताना है कि पाठ्य पुस्तक में पहेली और पजल को शामिल करने का उद्देश्य नहीं है। निगेटिव आपसे पूछा गया है तो आपको निगेटिव ही आंसर करना है। तो आपका यहाँ पर सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, छात्रों के मन को भ्रमित करना। आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। पहेली और पजल को शामिल करने का उद्देश्य ये नहीं है कि छात्रों के मन को भ्रमित करना। दोस्तों आयोग ने इसी को सही माना है, इसलिए आपका सी ऑप्शन सही हो जाता है। तो दोस्तों आपको यह वीडियो कैसी लगी आप कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर ज़रूर किया करें। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।